फैसलाबाद की एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि उसको बेदर्दी के साथ कफन पहना दिया गया। आयशा इस लड़की का नाम है और इसकी शादी होती है फैसलाबाद के एक रिहायशी फहीम के साथ। अब आयशा की ना माँ है ना बाप है। आयशा 6 बहन भाई हैं और अपने बहन भाइयों में इसका छठा नंबर है, यानी कि सबसे छोटी है। अब इसकी शादी हो जाती है फहीम के साथ, और जब फ़हीम के साथ इसकी शादी होती है तो फ़हीम की सिर्फ और सिर्फ एक बहन होती है जो तलाक याफ्ता होती है। अब ये जो रिश्ता है वो आयशा की खाला कराती है फ़हीम के साथ। अब जब आयशा ब्याह के बहुत सारे अरमान लेकर, ख्वाहिशात लेकर अपनी नई दुनिया बसाने के लिए रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती है। अब हर लड़की जब जाती है तो अपने ही कमरे में जाती है, उसी का ही फर्नीचर जो होता है जो वो जहेज में लेके आई होती है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उलट था कि जब वो अपने कमरे में एंटर होती है तो उसकी बहन जो कि डाइवोर्स्ड है और उसके 2 बच्चे भी हैं, वो ऑलरेडी उस कमरे में मौजूद होती है और कहती है कि यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे सोएंगे, तुम साथ वाले कमरे में जाकर सो जाओ जमीन के ऊपर बिस्तर डालकर। आयशा बड़ा घबराती है, लेकिन चूंकि वो एक सुलझी हुई लड़की होती है, वो कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहती, तो वो वापस दूसरे कमरे में चली जाती है। अब जब उसका शौहर उस कमरे में आता है तो वो बजाय आके ये पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो, क्योंकि मियाँ बीवी के 100 अरमान होते हैं, दुल्हा दुल्हन के 100 उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि हम अपने कमरे में इस तरीके से रहेंगे, हमारी ये चीज़ें हैं, हम इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शौहर है उसके भी तासुरात और होते हैं। 2 दिन के बाद आयशा अपने कमरे में दोबारा जाती है और अपनी नंद से कहती है कि आपने अगर यहाँ पर रहना है तो ठीक है, आप यहाँ पर रह ले, हम हमारा फर्नीचर हमें दे दें। कहती कौन सा फर्नीचर, आज तो तुमने ये बात की है, आइंदा ये बात मत करना। अब वो यहाँ पर भी खामोश हो जाती है। फिर अपने शौहर को कहती है कि पहले तो इसने हमारा कमरा ले लिया, अब चीज़ें भी नहीं दे रही। तो उसने कहा कि तुम यहीं पर ही खामोश हो जाओ, यहाँ पर वही होगा जो मेरी बहन चाहेगी, जो मेरी आपा चाहेगी, उसके हुक्म के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई इस किस्म की इजाज़त नहीं है कि तुम जो है इस किसी भी चीज़ के ऊपर तनकीद करो। जैसे हो रहा है उसके ऊपर बर्दाश्त करो, सब्र शुक्र करो। अब हालात ऐसे ही चलते हैं और फ़हीम की जो बहन है वो आयशा को नौकरों की तरह ट्रीट करती है। अल्लाह ताला उसके ऊपर करम करते हैं कि आयशा जो है वो उम्मीद सी हो जाती है। और एक दिन ऐसे होता है कि उसको आयशा कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और वो अपने भाई को कॉल करती है कि मेरा शौहर जो है वो काम पर गया हुआ है, तो मुझे प्लीज़ आके हॉस्पिटल ले जाओ। जब उसका भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो वो कहते हैं कि इसको चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब आयशा का भाई उसके शौहर से यानी कि फ़हीम से पूछता है कि आपको पता है कि ये आपकी बीवी के साथ मामला पेश आया है? वो कहता है नहीं जी, ऐसा कोई मामला नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है इसके साथ वैसे ही हुआ, कुदरती तौर पे हमारे पे ये आफत आ पड़ी है कि इसका जो बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर सका, इसमें हमारा किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। अब ऐसे ही और वक्त गुजरता है और एक दिन आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि आयशा पहले अपने भाई को खुद कॉल करती है। उसके बाद फ़हीम जो है वो आयशा के भाई को कॉल करता है कि तुम्हारी बहन की इस तरह से तबीयत नहीं ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जब आयशा का भाई आता है तो वो देखता है कि आयशा का मुंह जो है वो चेहरा सूजा हुआ है और उसके होंठ नीले हुए हैं, रंग भी उसका जो है ना वो ब्लू हो रहा है, जैसे इसको कोई दिया गया है। अब जिस दौरान इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वहां पर आयशा अपने भाई से कहती है कि भाई मैंने अपनी जो मेरी नंद है यानी कि फ़हीम की बहन है, इसको उसके आशना के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब, और इसने मुझे खाने में दे दिया है, जिसकी वजह से मेरी हालत इस कदर बिगड़ गई है। आयशा ये भी अपने भाई को बताती है कि जब मेरा शौहर काम पे चला जाता है, क्योंकि ये मिडनाइट घर पे वापस आते हैं और ये तैयार श्यार रो के 9-10 बजे के करीब अपने आशना से मिलने जाती थी, कभी वो इसकी तरफ आ जाता था, तो ये सारे मामला थे और मैंने इनको देख लिया, पकड़ लिया, इस वजह से इसने जो है मेरी जान लेने की कोशिश की है, और आयशा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती और इस दुनिया से चली जाती है। तो नाज़रीन, ये आजकल की सोसाइटी का हाल है कि जो ख़वातीन जिनको डाइवोर्स हो जाता है, आम तौर पे उनके लिए यही गुमान किया जाता है कि अगर इनका घर नहीं बसा तो ये दूसरे का भी बसने नहीं देती हैं। और स्पेशली जब लड़कियां अपने पेरेंट्स के घर वापस आ जाती हैं तो वो समझती हैं कि बस ये अब हमारी ही हुक्मरानी है, हमारी ही चुदराहट है, यहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भाइयों का भी पूरा हक होता है, और जो भाई ब्याह की औरतें लड़कियां लेके आते हैं उनका भी घर के ऊपर पूरा हक होता है। अदरवाइज जो अगर आप एक दूसरे के हक से महरूम रखते हैं तो फिर हाल जो है वो आयशा जैसा ही होता है।